सो पिछले वीडियो में हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्स लॉ और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन द सेम topic. So hi all, this is Nirvan Babar and today in this video we are going to discuss some practice questions on Coulomb's law. तो लास्ट वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. इस वीडियो में हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू विल नो इट ऑल. सो क्वेश्चन खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर वी गेट स्टार्टेड ए क्विक रिमाइंडर, अपने साथ पेन और नोटबुक लेके बैठना, नोट्स बनाते चलना. इस वीडियो को देखने से पहले पुराने सारे नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना. अगर इस प्लेलिस्ट या इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले के सारे वीडियोस पहले देखना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, सो दैट यहाँ पे डिस्कस की हुई हर एक चीज़ और जो भी मैं पुराना रेफरेंस आपको बताते चलूँ वो आपको समझ में आए. राइट, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन नंबर 4. 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं पिछले वीडियो में. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए. व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी वन ऑफ देम. तो क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. राइट, ये मैंने बना दी इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस पे इनने बोला कि इक्वल पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं. तो मैंने तीनों पे क्या चार्जेस बना दिए? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू. राइट, अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ जो सवाल में गिवन है वो ये कि इसका जो साइड है वो ए है, तो मैं लिख सकता हूँ ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए. राइट, फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी वन ऑफ देम. अब जैसे कि सिमेट्रिक है फिगर अगर सिमेट्रिक है तो मुझे पता है कि हर एक चार्ज पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ही आएगा, है ना. तो मैं कोई भी एक चार्ज ले सकता हूँ और उस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ. लेट्स से ये वाला जो चार्ज है, इस पर्टिकुलर एज के इस वर्टेक्स के चार्ज पे मैं फोर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ. राइट, तो यहाँ पर जो फर्स्ट चार्ज है, ठीक है, मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ. फर्स्ट चार्ज, ये सेकेंड चार्ज और ये थर्ड चार्ज. राइट, तो इसमें से सेकेंड चार्ज जो है इस चार्ज के ऊपर मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ. इस पे जो फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. राइट, जिसको मैं लिख सकता हूँ F. चार्ज 3 से भी चार्ज 2 पे कुछ फोर्स लगेगा, उसको मैं इस डायरेक्शन में बना देता हूँ, इसको भी मैं लिख देता हूँ F. क्यों F लिखा मैंने? क्योंकि अगर आप देखो तो Q2 और Q3 देख लो या Q2 और Q1 देख लो, उनके बीच में डिस्टेंस भी सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो बेसिकली मेरी फोर्स की वैल्यू जो है वो सेम ही आने वाली है ना, सिर्फ डायरेक्शंस अलग अलग आएंगे जिसकी वजह से जो मेरा नेट फोर्स आएगा वो कुछ अलग सा मिलेगा मुझे. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दोनों फोर्सेस जो है इनकी वैल्यू F ही रहेगी. राइट, तो पहले मैं F की वैल्यू लिख लेता हूँ. F कितना होगा? KQ² अपॉन A² होगा क्या? राइट, K Q1 Q2 होता है, Q1 Q2 दोनों QQ है और डिवाइडेड बाय R² होता है विच इज़ डिस्टेंस. यहाँ पे डिस्टेंस A है. राइट, तो मेरी F की वैल्यू क्या होगी? KQ² अपॉन A². ध्यान से देखना इस बात को, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का. तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 60 डिग्री, है ना, ऑपोजिट एंगल्स. अब दोनों अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे मुझे जब नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, विच विल बी फोर्स ऑन चार्ज 2 F2 लिख देता हूँ. राइट, तो जब मुझे F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √ F1². तो F1 F2 मेरे लिए दोनों जो फोर्सेस है वो F ही है ना, तो F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F इंटू cos 60 डिग्री. सही बात है क्या? राइट है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का ही फॉर्मूला लगा है. 11th स्टैंडर्ड में आप अगेन वेक्टर्स पढ़ चुके होंगे. अगर 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा. राइट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 फोर्सेस. यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री का है. और जो दोनों फोर्सेस है A एंड B, यहाँ पे दोनों की वैल्यू F एंड F ही है. राइट, हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? ये मिलेगा F² प्लस F². अच्छा, यहाँ पे देखना cos 60 कितना होता है? हाफ होता है, हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे एक और F² मिलेगा. तो बेसिकली मुझे कितने F² मिल गए? 3 टाइम्स मिल गए F². यहाँ से अगर F को मैं बाहर निकाल दूँ तो आई कैन से √3F. राइट, तो जो मेरा फोर्स ऑन 2 आएगा वो कितना हो जाएगा? √3F. राइट, इसमें F की वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो √3 टाइम्स ऑफ KQ² अपॉन A² विल बी योर फाइनल आंसर.
राइट। तो मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ फोर्स की वैल्यू निकालनी थी, है ना। मुझे ऐसा कोई डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, इसलिए मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में बिल्कुल सॉल्व नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मेरा लेना देना था। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ये देखा कि सिंस द फिगर इज सिमेट्रिक, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो कोई भी एक चार्ज जो हम लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे Q2 लिया था, उस चार्ज के ऊपर जो दो फोर्सेस लगेंगे, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, KQ² A²। फिर दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है। दो फोर्सेस जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, उसके लिए नेट फोर्स कितना निकलेगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, एंड आई गॉट द फाइनल आंसर एज √3 KQ² A²। राइट है क्या। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। राइट, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, 4 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड है। अगेन सेम चीज़ हो रही है ना, पर पहले केस में क्या था, पहले केस में एक ट्राइंगल था, यहाँ पर मेरा एक स्क्वायर है। राइट, अगर स्क्वायर नहीं भी लग रहा होगा तो भी स्क्वायर उसको कंसिडर कर लो, रेक्टेंगल सा दिख रहा है वैसे तो, पर ठीक है स्क्वायर मान लेते हैं। 4 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, तो यहाँ पे भी Q Q Q Q। राइट, ये 4 पॉजिटिव इक्वल चार्जेस जो है ये रखे हुए हैं इसके वर्टाइसेस पे, जिसका साइड A है ना। तो मैं साइड्स को भी नेमिंग कर देता हूँ, ये A होगा, ये A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। राइट, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर में एक नेगेटिव चार्ज रखा जा रहा है, सेंटर में एक नेगेटिव चार्ज रखा है बोला हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से क्रॉस बनाऊँगा। राइट, और यहाँ पे जो मुझे एक सेंटर पॉइंट मिलेगा इस पर मैं मान लूँगा -Q एक चार्ज रखा हुआ है। अब मुझे बोला है व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस नेगेटिव चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर, है ना। तो अभी सेंटर पे रखे हुए Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, भैया जी इस बात को बड़े ध्यान से देखो, इसको सॉल्व मत करते बैठ जाना, है ना। पहले थोड़ा सा लॉजिकली सोचने का ट्राई करो। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा, तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा कुछ पर्टिकुलर फोर्स से, विच इज़ फोर्स F। क्या यहाँ पे जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्या सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अदर एंड वाला वर्टाइस एंड द नेगेटिव चार्ज। सही है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे। राइट, उसी तरीके से इस डायरेक्शन वाला फोर्स और इस डायरेक्शन वाला फोर्स भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो मेरा नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0। ख़त्म हो गया सवाल। तो ये चीज़ याद रखना कि बोर्ड्स में जनरली ऐसी चीज़ें काफ़ी कम पूछी जाएगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली नीट वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हो सकता है मिल जाए जहाँ पे एकदम स्ट्रेट अवे आंसर है। तो ये याद रखना कि हर बार सॉल्व करते मत बैठ जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिला नहीं कि सीधा सॉल्व करने मत लग जाना, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। हो सकता है कई बार आपको आंसर बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट ही मिल जाए, जैसा कि इस केस में हुआ। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी मेरा गिवन फिगर था मैंने फिगर बनाया, जो मुझे सवाल में पूछा था वो मैंने देखा, मुझे फिगर देख के समझ में आ गया कि सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसीलिए मेरा जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। राइट, एज सिंपल एज दैट। बोर्ड्स में शायद नहीं आए, नीट वगैरह में शायद इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। राइट, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटी सी चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी वो ये कि इंटेंट क्या है मेरे जो लॉन्गर वीडियोज़ है उसको छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए, है ना। मतलब बेसिकली आपने यूट्यूब पे अगर बाकी वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि जो भी जनरली वीडियोस होते हैं इस तरीके के जहाँ पे हम फिज़िक्स वगैरह डिस्कस करते हैं वो 1 घंटे 2 घंटे के पूरे बड़े वीडियोस होते हैं। लेकिन हाउएवर माय इंटेंट इज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि अगर आप पूरा 1-2 घंटे का एक वीडियो रखते हो तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो जब शुरू करते हैं तो पूरा का पूरा एक बार में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फुल एंड तक सस्टेन नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है वो चीज़। एंड इसीलिए टू ओवरकम ऑल ऑफ दिस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर आपको टॉपिक वाइज सेपरेट वीडियोज़ बना के दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे 2-3 फ़ायदे होंगे जो मुझे पर्सनली लगते हैं। जब मैं इसको एज ए स्टूडेंट देखता हूँ, जब मैं इसको स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ तो मुझे 2-3 फ़ायदे लगते हैं, पर्सनली बता रहा हूँ। पहला, जब आप वीडियोस देखना स्टार्ट करते हो ना तो 10-10, 15-15 मिनट का एक वीडियो आपने देखा ख़त्म हो गया, दूसरा देखा ख़त्म हो गया, तीसरा हो गया तीसरा देखा ख़त्म हो गया। हर एक वीडियो करने से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दिमाग में। राइट, इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता है कि एक वीडियो आपका हो गया मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, उस पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ वीडियोस ख़त्म करते चले जाओगे आपके अंदर से एक आपको सेल्फ अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आएगी ना, कि अकम्पलिशमेंट वाली बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा, आपको फील होगा कि आज मैंने 4 वीडियो ख़त्म कर दिया, आज मैंने 6 वीडियो ख़त्म कर दिया, आज मैंने 10 वीडियो ख़त्म कर दी काइंड ऑफ। लेकिन जब आप लॉन्गर फॉर्मेट वीडियोस में, जब आप लॉन्गर 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियोस देखते हो,
उसमें जनरली क्या होता है 100 बच्चे शुरू करते हैं देखना और 15-20 मिनट आधे घंटे में 40-50 बच्चे ऑलरेडी छोड़ के जा चुके होते हैं। तो आखिरी तक सिर्फ वही पहुँचते हैं जो बहुत ही डेडिकेटेडली आखिरी तक पढ़ रहे हैं, जो उतने टाइम तक बैठ पाए, या फिर जिनने जहाँ कहीं पे पॉज किया नेक्स्ट टाइम आके एग्जैक्ट वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो दोज आर वेरी रेयर केसेस। ऑल्सो वन मोर पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस ब्रेकिंग दिस एंटायर बड़ा वाला वीडियो इंटू छोटे छोटे पार्ट्स इज़ व्हाट आई फील कि जब कभी लेट्स से अब आपको जैसे आपको मैं बोलते रहता हूँ कि आप नोट्स बनाते चलो और आगे आप बढ़ते चलो। अब आगे बढ़ते बढ़ते अगर आपको कभी कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है, आपको पता तो है कि आपने इसको पढ़ा हुआ है, आपके नोट्स में भी वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाके सिर्फ एक वो पर्टिकुलर वीडियो देख लो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर मैं लॉन्गर फॉर्मेट में वीडियोज़ डालूँ 1-1, 2-2 घंटे के, उसमें आपको टॉपिक ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ गया, इसके बाद बताया था कि इसके पहले बताया था क्या। इसमें क्या होगा, आपको सिंपली जो टॉपिक में डाउट है आप सीधा प्लेलिस्ट में जाके वो पर्टिकुलर वीडियो देखो, है ना, और उससे क्या होगा, आपने वो वीडियो देख लिया 10-15 मिनट का, आपका टॉपिक क्लियर हो गया। सो दैट इज़ द इंटेंट ऑफ बेसिकली ब्रेकिंग दिस थिंग इनटू छोटे छोटे पार्ट्स। और सेम चीज़ मैं क्वेश्चंस के साथ भी कर रहा हूँ। क्वेश्चंस भी मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं देना चाह रहा, लेवल के हिसाब से थोड़ा मैंने इनको इंक्रीजिंग लेवल के हिसाब से मैंने इनको डिफरेंट वीडियोज़ में स्प्लिट किया है। हम हैं फ़िलहाल कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस के सेकंड वीडियो में, और अब आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्या इस सवाल में, ध्यान से समझना, 12 पॉजिटिव चार्जेस राइट आर केप्ट एट the numbers of an analog clock such that their magnitude is equal to the numbers on which they are kept respectively. What is the net force experienced by +1 coulomb charge kept at the center of the clock? ध्यान से सुनना इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना। बस यहाँ पे देखो कि एक क्लॉक है जिसके एग्जैक्ट सेंटर पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इस घड़ी में जो भी नंबर से 1 से 12 तक हर नंबर पे उतना अमाउंट का चार्ज रखा हुआ है जितना वो नंबर है। तो लेट्स से 1 पे 1 कूलम चार्ज रखा है, 2 पे 2 कूलम रखा है, 9 पे 9 कूलम रखा है, 12 पे 12 कूलम रखा है, राइट। तो मैंने पूरे 12 नंबर्स पे, सिर्फ ये 12 नंबर्स ये बेसिकली, ये 12 जो नंबर्स है, ये 12 नंबर्स पे मैंने चार्जेस रख दिए, राइट। एग्जैक्टली उनका मैग्नीट्यूड उतना है जिस नंबर पे मैंने उसको रखा हुआ है, राइट। अब ये सवाल देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, जनरली जेई का सवाल है ना। तो बोर्ड्स लेवल वाले इसकी चिंता ना करें, बोर्ड्स में ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। बोर्ड्स वाले चाहें तो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नीट वाले भी स्किप कर सकते हैं, नीट में भी जनरली ऐसा सवाल नहीं आता। जेई वाले जो बच्चे हैं वो पूरा इसको ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा, राइट। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जब वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो ये तो हमसे नहीं होगा करके छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। जब आप अभी देखोगे इसको तो आपको देख के समझ में आ जाएगा, सिर्फ लॉजिक्स लगाने हैं, जो अभी तक हमने बेसिक्स पढ़ने बस बेसिक्स लगाने और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल कितना आसान है, राइट। देख के लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है बड़ा आसान। ध्यान से सुनना कैसे करेंगे सॉल्व। पहली चीज़, 1 कूलम चार्ज पे 12 कूलम जो 12 नंबर पे है उसके वजह से फोर्स कहाँ आएगा, नीचे, और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में जो 6 कूलम वाला फोर्स है उसकी वजह से कहाँ लगेगा, ऊपर, राइट। दोनों का 12 कूलम और 6 कूलम दोनों से जो मेरा सेंटर पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे, लेकिन मैग्नीट्यूड 12 कूलम का ज़्यादा है, 6 कूलम का कम है। तो उन दोनों का जो आपस का रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, टूवर्ड्स 6 कूलम, है ना, क्योंकि 12 कूलम वाला इसको नीचे धक्का देगा और 6 कूलम वाला इसको ऊपर धक्का देगा, राइट। तो ये जो 1 कूलम का सेंटर में रखा हुआ चार्ज है उसको 12 कूलम नीचे धक्का देगा और 6 कूलम ऊपर धक्का देगा। रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। और ये फोर्स कितना होगा, इस फोर्स को मैं लिख देता हूँ F, सही है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना इस बात को। अब मैं 1 कूलम और 7 कूलम की बात करता हूँ। 1 और 7 इसमें भी सेम चीज़ होगी, है ना। 1 कूलम नीचे धक्का देगा, 7 कूलम ऊपर धक्का देगा, उसमें से 1 और 7 की लड़ाई में 7 जीत जाएगा और 7 जो है 1 के तरफ में उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा देगा। तो लेट्स से इस डायरेक्शन में एक्ट होगा एक फोर्स विच इज़ F अगेन, राइट। सेम चीज़ अगर आप देखो तो 5 और 11 के साथ भी होगी। 5 और 11 की लड़ाई में 11 जीत जाएगा और इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा। अगेन मैं F बोल रहा हूँ। क्यों मैं F बोल रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखना, मैं सबको F फोर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 12 और 6 के बीच में, है ना, 12 और 6 के बीच में जब लड़ाई होगी और तो 12 6 की तरफ धक्का देगा तो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है 12 कूलम माइनस 6 कूलम, तो 6 कूलम का डिफरेंस है, जिस 6 कूलम के डिफरेंस की वजह से नेट फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेम 6 कूलम का ही डिफरेंस रहेगा 5 कूलम और 11 कूलम वाले फोर्स के बीच में, है ना,
11 कूलम माइनस 5 कूलम 11 माइनस 5 अगेन 6 कूलम। 6 कूलम का डिफरेंस है, 6 कूलम के डिफरेंस की वजह से अगेन फोर्स जो है वो टूवर्ड्स 5 लग रहा है। मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्यों सेम होगा? क्योंकि डिफरेंस जो है दोनों फोर्सेस का, दोनों चार्जेस का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है ना, सेम चीज़। तो आप कोई भी डायमीटर के लिए ऑपोजिट दो चार्जेस लेते चले जाओ, उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 6 कूलम भी आएगा, और उसकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा किसी भी डायमीट्रिकली ऑपोजिट दो चार्जेस की वजह से वो इक्वल आएगा मैग्नीट्यूड में, राइट। तो इसलिए सारे फोर्सेस एफ एफ करके आएंगे आप। पर देखो कि मैं इसको किस तरीके से डिफरेंट कलर्स से बना रहा हूँ। तो 12 और 6 की लड़ाई में 12 जीत गया, 12 ने 6 के डिफरेंस से नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगाया एफ, राइट। 1 और 7 में से 7 जीत गया, उसने 1 की तरफ धक्का दे दिया। 5 और 11 की लड़ाई में भी 11 जीत गया, उसने 5 की तरफ धक्का दे दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, 2 और 8 की लड़ाई में वापस से 8 जीत जाएगा, तो 2 की तरफ फोर्स लगेगा कितना, एफ। सेम चीज़ 4 और 10 के बीच में अगेन 10 जीत जाएगा, 4 की तरफ फोर्स लगेगा एफ। और एक कलर वापस से चेंज कर लेता हूँ, रेड वाला ले लेता हूँ। 3 और 9 में अगेन 9 जीत जाएगा और वो 3 की तरफ आएगा फोर्स एफ। सही है, इतने ही फोर्सेस एक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो गए। तो अब क्या हो रहा है, अब ये है मेरे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, मुझे सिर्फ इसका नेट फोर्स निकालना है एंड आई विल गेट माई आंसर। ध्यान से सुनना, क्यों मैंने इस तरीके से बनाए, ये जो डिफरेंट मैंने फोर्सेस बनाए हैं ये मैंने इस तरीके से क्यों बनाए, ध्यान से देखना, इनमें अलग अलग कलर का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। पहले दोनों ग्रीन वाले एरोज़ को देखो, दोनों ग्रीन वाले एरोज़ को देखोगे तो आपको दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ में ये कुछ एंगल बना रहे हैं। कितना एंगल, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या? कौन से कलर से बनाऊँ, पर्पल से, राइट। तो यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री, राइट। और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री बनेगा। ध्यान से सुनना, 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, इसके अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो एक हॉरिजॉन्टल बनेगा टुवर्ड्स 3 कूलम, एक वर्टिकल बनेगा टुवर्ड्स 12 कूलम। सिमिलरली नीचे वाले के अगर दो कंपोनेंट बनाऊँ, अगेन एक जाएगा टुवर्ड्स 3 कूलम, दूसरा जाएगा टुवर्ड्स 6 कूलम, है ना। तो जो 12 कूलम की तरफ, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है दोनों फोर्सेस के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टुवर्ड्स 3 पे जाने की वजह से ऐड हो जाएंगे। सेम चीज़ होगी किसके साथ, जो ब्लैक वाले दोनों मैंने फोर्सेस बनाए उनके साथ, है ना। ध्यान से देखना, डायग्राम देखते चले जाओगे आपको सब समझ में आ जाएगा। बोर्ड्स वाले इसकी चिंता ना करें, अगेन बता रहा हूँ। अब 2 कूलम और 4 कूलम दोनों की तरफ जो फोर्सेस मेरे जा रहे हैं उनका अगेन आप देखो तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स बनेंगे टुवर्ड्स 12 कूलम और 6 कूलम, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो टुवर्ड्स 3 कूलम में ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, जो मेरा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आएगा वो कितना आएगा, पहले तो 3 कूलम के डायरेक्शन में एक एफ ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर जो मेरे दो ब्लैक वाले हैं उनके जैसे क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे आ गया सर, 30 डिग्री इसलिए आया क्योंकि बालकों यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होता है ना, ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है तो cos 30 आएगा टूवर्ड्स 3, है ना, और दोनों की वजह से आ रहा है इसलिए 2 टाइम्स हो गया, राइट। और सिमिलरली अब जो मेरे ग्रीन वाले एरोज है उसके वजह से क्या आएगा 2f cos 60, है ना, वर्टिकल तो कट गए। तो ये इतना मुझे मिल गया यहाँ पर, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा f प्लस यहाँ पे मिलेगा 2f। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, 2f cos की वैल्यू कितनी होगी 1/2, है ना, तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, मुझे क्या मिला f प्लस √3f प्लस f, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2f प्लस √3f, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ f। ये क्या हो गया x डायरेक्शन में फोर्स हो गया, सही है क्या। अब y की बात करते हैं, y डायरेक्शन में कितना फोर्स है, तो y डायरेक्शन में अगर आप देखो तो y डायरेक्शन में आपको दिख जाएगा कि सारे तो जितने ग्रीन वाले जो है दोनों के वर्टिकल कट हो गए, ब्लैक वाले के दोनों वर्टिकल कट हो गए, रेड वाले का तो कोई वर्टिकल है ही नहीं, सिर्फ एक जो ब्लू वाला f फोर्स दिख रहा है ना वो दिखेगा, तो आपको -f सिंस नीचे के डायरेक्शन में इसलिए माइनस लिख रहा हूँ, तो ये हो गया -f, सिर्फ ये एक फोर्स है y डायरेक्शन में, सही है। अच्छा f की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, f की वैल्यू भी निकालते हैं, ध्यान से समझ लेना f की वैल्यू कैसे निकलेगी, f जो आएगा वो कितना आएगा k, सही है, k q1 q2 स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा f है वो डिफरेंस है दो फोर्सेस का, है ना, एक बड़ा फोर्स जिसने धक्का दिया, दूसरा छोटा फोर्स जिसने ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का दिया लेकिन बड़ा वाला जीत गया, तो नेट फोर्स इसलिए बड़े के डायरेक्शन में आ गया, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा
12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कुछ तो आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है ना, रेडियस अगर आर मान लेते हैं इस पर्टिकुलर क्लॉक का, माइनस अगेन मुझे क्या मिलेगा, के यहाँ पे आएगा 6 इंटू 1 और नीचे आएगा आर स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 12k माइनस 6k विच इज़ 6k बाय आर स्क्वायर, राइट। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 6k अपॉन आर स्क्वायर, सही है, 6k अपॉन आर स्क्वायर। 6k अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गई, एफ की वैल्यू हो गई। तो अब जब मैं नेट फोर्स को लिखूंगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, ये मैं लिख सकता हूँ 2 + √3 टाइम्स ऑफ एफ, दैट इज़ 6k बाय आर स्क्वायर। ये सिंस पूरा का पूरा 3 कूलम की तरफ है तो इसके साथ आई कैन राइट आई कैप, राइट, प्लस वाई के डायरेक्शन में मुझे क्या मिल रहा है, माइनस एफ मतलब कितना, 6k अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा जे कैप। तो ये हो जाएगा मेरा नेट फोर्स, सही है। क्या किया मैंने पहले सारे जितने भी फोर्सेस थे उनको ड्रॉ कर लिया, एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एफ़ की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 6k अपॉन आर स्क्वायर, सही है, वेयर आर इज़ द रेडियस। के की वैल्यू तो हमको पता है 9 × 10⁻⁹ होती है। अब फिर मैंने क्या किया, जितने टाइप के फोर्सेस दिख रहे थे उन सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था उनको ऐड कर दिया, और जितने वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो सबको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, एक्सेप्ट जो 6 कूलम की तरफ एक्ट कर रहा है वो वाला फोर्स, राइट। तो मैंने जो 6 के तरफ एक्ट कर रहा है सिर्फ वो मेरा वाई कॉम्पोनेंट होगा, और एक्स कॉम्पोनेंट इन सभी जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे थे उन सभी का जो एक्स वाला कॉम्पोनेंट है वो सब ऐड हो जाएगा, दैट विल मेक इट्स नेट एक्स वाला फैक्टर। तो एफ एक्स और एफ वाई मैंने दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया, और इस तरीके से मुझे नेट फोर्स मिल गया इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, राइट। सो आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। कोई भी डाउट हो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, फिर से रिवॉच करना, और आपको पक्का समझ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ इट, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ कूलम्स लॉ। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।